पक्षाघात, जिसे लकवा भी कहते हैं, और पैरालिसिस, ये चोट लगने के कारण या किसी विषैला पदार्थ खाने के बाद में या उसकी पॉइजनिंग के बाद में भी हो सकता है। इसके अंदर जो उसका स्नायु है, उसकी जो चालना शक्ति है वो घट जाती है, कि नर्व्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसके कारण उसको पक्षाघात पैरालिसिस हो सकता है। पैरालिसिस भी दो प्रकार से होते हैं, लोकलाइज और जनरल। जनरल के अंदर उसको पैराप्लेजिया हो सकता है, हेमिप्लेजिया हो सकता है, माइलाइटिस और इन्फेंटाइल पैरालिसिस हो सकता है। इसके अलावा लोकल पैरालिसिस के अंदर उसको फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, राइटर पैरालिसिस हो सकता है और वास्टिंग पैरालिसिस भी हो सकता है। मैं डॉक्टर जे एस रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग इन्फेंटाइल पैरालिसिस क्या है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके क्या कारण हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं और उसका क्या होम्योपैथिक उपचार किया जा सकता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इन्फेंटाइल पैरालिसिस के अंदर ये बच्चों का एक पक्षाघात होता है। इसके अंदर जो उसकी मेरुज्जा होती है, स्पाइनल मैरो होता है, ये उसकी एक बीमारी है। ये 6 से 7 महीने से लेकर 2 से 3 साल तक के बच्चों में अधिकतर होता है। इसके अंदर जो उसकी जो स्पाइनल मैरो है, उसके जो एंटीरियर कार्नुवा है, उसके ऊपर इसका आक्रमण होता है। रोग की उत्पत्ति क्या है, उसका क्या कारण है, इसका वैसे अधिकतर तो निर्णय नहीं लिया जा सकता, पर कभी कभी ये कहा जा सकता है कि अगर बच्चे को सर्दी लग जाए, वो गीला रहे, गीले कपड़े पहने रहे, तो मेरुदंड के ऊपर कभी चोट लग जाए, स्पाइनल कॉर्ड पर चोट लग जाए, या दांत निकलने के समय में भी ये रोग हो सकता है। इसके अलावा उसको इसमें कन्वल्जन्स हो जाए, उसके बाद में ये बीमारी एकाएक ही हो सकती है और उसके 24 घंटे के अंदर ही उसको पक्षाघात भी हो सकता है। इन्फेंटाइल पैरालिसिस के अंदर उसको ज्वर भी हो सकता है। 100 डिग्री तक तो कई बार आमतौर पर रहता है, पर यह कई बार 102, 103 तक भी जा सकता है। कभी कभी उसका पूरा एक अंग या कभी कभी आधा अंग, कभी कभी पैराप्लेजिया, कभी हेमिप्लेजिया भी हो सकता है। इसके अलावा उसके कभी निम्न अंगों पर भी इसका असर हो सकता है। शुरुआत के अंदर कई बार हमें नहीं पता लगता है कि उसको ये पक्षाघात हुआ है, पर धीरे धीरे उसकी जब कार्य क्षमता है या उसका चलना है, उसको जब देखते हैं कि उसके अंदर कमज़ोरी आ रही है, तो फिर ये पता लगता है। उसकी मसल्स भी इसके अंदर फिर वीक, पतली होनी शुरू हो जाती हैं। उसके जो रोग वाले अंग हैं, हाथ पैर हैं, वो टेढ़े हो सकते हैं, छोटे होने शुरू हो जाएंगे। कुछ भी हो, इससे जीवन में कोई अधिकतर ज़्यादा बड़ी हानि तो नहीं होती है, पर ये बीमारी जो है सहज आरोग्य भी नहीं होती है। जो होम्योपैथी दवाएं इन्फेंटाइल पैरालिसिस के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, उसके अंदर एकोनाइट है, एथ्यूज़ा है, कैलकेरिया कार्ब है, कॉस्टिकम है, जेल्सीनियम है, नक्स वोमिका, प्लम्बम, रस्टॉक्स, सीकलकोर और सल्फ़र आदि लाभदायक होती हैं। इन्फेंटाइल पैरालिसिस के अंदर हम लोग सीकलकोर भी दे सकते हैं। बीमारी जब आरंभ होती है तो उसका शरीर ठंडा होता है, पर वो कपड़े ढकना पसंद नहीं करता है। इसके लिए जो बच्चा है वो रोता है और अपने कपड़े उतार देता है। प्लम्बम मेटेलिकम के अंदर उसको बहुत ज़्यादा इसमें कब्जी रहती है। संपूर्ण इसके अंदर पक्षाघात हो सकता है। रोग का जो आक्रमण है तो उसके जो अंग हैं वो छोटे होने शुरू हो जाएंगे और उसके अंदर कंपन, ट्रेम्बलिंग भी होती है। इस बीमारी के अंदर बच्चों को हमेशा ऊनी कपड़े, गर्म वस्त्र पहना कर रखने चाहिए। शाम उसको 15 मिनट के साथ तक हॉट बाथ भी दे सकते हैं। उससे भी उसका जो रक्त संचार है वो बढ़ेगा और उसको उससे राहत मिलेगी। इसके अलावा बच्चे को अच्छे तेल से मालिश भी की जा सकती है, ताकि उसका जो रक्त संचार है वो दुरुस्त हो और उसके कारण जो उसकी स्नायु हैं, उसकी जो चालना शक्ति है जो कमज़ोर हो चुकी थी, वो भी दुरुस्त होनी शुरू हो जाए। इसमें इलेक्ट्रिसिटी से भी इलाज किया जा सकता है। वो कम वोल्टेज के अंदर उसको जब दी जाती है तो उससे भी उसको फिर इसमें लाभ मिलता है। भिन्न भिन्न कारणों से जब पैरालिसिस होता है तो उसके लिए भी फिर अलग अलग होम्योपैथिक दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। अगर मानसिक गड़बड़ी इसके अंदर हो, मेंटल इमोशनल की वजह से अगर ये हो रही हो, तो इसके अंदर आर्निका, इग्निशिया, नेट्रम्यूर और स्टेनम लाभदायक होती है। इसके अलावा अगर शारीरिक परिश्रम के बाद में या
बॉडीली एक्जर्शन के बाद में उसको पैरालिसिस होता हो तो उसके अंदर फिर आर्सेनिक है, आर्निका और रस्टॉक्स लाभदायक होती है। अक्षयपात के बाद में अगर उसको ये पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो तो आर्सेनिक है, कॉस्टिकम है, कुप्रम मेट है, हायोस्काइमस, नक्स वोमिका, प्लम्बम, रस्टॉक्स आदि, सीकल कोर, साइलेशिया, स्टेनम और स्ट्रेमोनियम आदि लाभदायक होती हैं। एपिलेप्सी के बाद में अगर उसको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आर्निका है, एनाकार्डियम है, ब्रेटाकार्ब है, कॉस्टिकम, कुप्रम, लेकेसिस, नक्स वोमिका, प्लम्बम, सीकल कोर, स्टेनम, स्ट्रेमोनियम, जिंक आदि उसको दे सकते हैं। अगर सर्दी लगकर उसको पैरालिसिस हुआ है तो आर्निका, कॉस्टिकम, कॉल्चिकम, डल्कामारा, मर्कसोल और रस्टॉक्स लाभदायक होती हैं। पानी में अगर वो भीग जाए उसके बाद में अगर उसको पैरालिसिस हो तो कॉस्टिकम, नक्स वोमिका और रस्टॉक्स कारगर हैं। अगर उसको पसीना आ रहा है, वो अचानक बंद हो जाए तो उसके बाद में अगर उसको पैरालिसिस हो तो कॉल्चिकम। अगर उसका शुक्र क्षय हो, स्पर्म्स डिस्ट्रक्शन हो, वो बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करता हो, उसके बाद में अगर उसको पैरालिसिस हो जाए तो चाइना, कोकुलस, फेरमफॉस, नेट्रम्यूर, नक्स वोमिका और सल्फर आदि लाभदायक होती हैं। अगर वात जनित पैरालिसिस हुआ है उसको तो आर्निका, ब्राइटाकार्प, कैंथ्रिस, कॉस्टिकम, चाइना, कोकुलस, फेरमफॉस, जेल्सीनियम, लाइकोपोडियम, रूटा, सल्फर और एंटिमटाट लाभदायक होती है। सवीराम फीवर के बाद में उसको अगर पैरालिसिस हो तो फिर आर्निका, आर्सेनिक, लेकेसिस, नेट्रम्यूर, नक्स वोमिका और रस्टॉक्स लाभदायक होती हैं। टाइफाइड के बाद में अगर उसको पैरालिसिस हो तो फिर कोकुलस है, कुप्रम मेट है, नक्स वोमिका, रस्टॉक्स, सल्फर लाभदायक होती है। डिप्थीरिया के बाद में अगर उसको प्रॉब्लम हो तो आर्सेनिक, जेल्सीनियम, लेकेसिस और नेट्रम्यूर लाभदायक होती है। हैज़ा या कॉलरा के बाद में अगर पैरालिसिस हो तो कुप्रम है, सीकल कोर है, सल्फर, व्रेटम आदि लाभदायक होती हैं। अगर उसको कोई स्किन प्रॉब्लम हो और उसके जो इरप्शंस हैं, उद्वेग हैं, वो बैठ जाएं या कोई ऑइंटमेंट या एलोपैथी मेडिसिन के बाद में वो दब जाएं, उसके बाद में अगर उसको पैरालिसिस हो तो कॉस्टिकम, हिपरसल्फ और सल्फर आदि लाभदायक होती हैं। आर्सेनिक की पॉइजनिंग के बाद में अगर उसको प्रॉब्लम हो तो फिर कुप्रम है, ओपियम है और प्लेटिना आदि लाभदायक होती हैं। पारद या मरकरी के बाद में उसकी पॉइजनिंग के बाद में उसको अगर पैरालिसिस हो तो हिपरसल्फ है, नाइट्रिक एसिड, एफिस गैरिया, एमोनियम सल्फ आदि लाभदायक होती हैं। सब तरह के पैरालिसिस के अंदर भी हम लोग कुछ होम्योपैथी मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके सिम्टम्स मैं यहाँ पे थोड़े से विस्तार से बता रहा हूँ कि अगर एस्कुलस ग्लेब्रा मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है तो वो इसके अंदर फिर उसके निम्न अंग के अंदर उसको पैरालिसिस होता है। एस्कुलस हिप है अंदर जब ऊर्ध्वांग अंग के उसका पक्षाघात होता है, पैर या कमर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है तो फिर ये लाभदायक होती है। अगेरिकस है जो इस निम्न अंगों का पक्षाघात होता है, हाथ पैरों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा आक्षेप होगा कमर में और उसके जो सैक्रम एरिया है वहाँ पर भी उसको ये प्रॉब्लम होगी और इसके साथ में उसको फिर दर्द भी रहता है। एल्यूमिनियम मेट के अंदर उसके जो मेरुदंड है उसकी बीमारी के कारण इसको ये रोग होता है। एड़ियों की जो चेतना शक्ति है वो लुप्त हो जाती है इसके अंदर, आंखें बंद करके वो एक कदम भी नहीं चल पाता। आर्सेनिक के अंदर उसको सीसा धातु का जो पॉइज़न है, लेड पॉइजनिंग है, उसके कारण उसके जो हेमीप्लेजिया है, अर्धांग आधे अंगों के अंदर जब उसका पक्षाघात होता है, लेड प्लेजी जिसे भी कहते हैं, तो उसके अंदर फिर आर्सेनिक उपयोग होती है। चाइना के अंदर जब बहुत ज़्यादा उसका रक्त क्षय हो जाए उसके कारण अगर उसकी पैरालिसिस की उत्पत्ति हो तो ये लाभदायक होती है। कॉल्चिकम के अंदर उसके अंदर एकाएक ही शरीर का अगर पसीना बंद हो जाता है, अगर वो पसीने के अंदर अपने पैर को पानी के अंदर डुबो दे
या ये अपने आप को भिगो ले तो भी अगर उसको ये प्रॉब्लम हो जाए तो कॉल्चिकम लाभदायक होती है। कुरारी के अंदर किसी भी दुर्लभ रहने वाली बीमारी भोगने के बाद में अगर उसको पक्षाघात हुआ है, उसका रक्त जो है कारण उसके जो स्नायु है उसमें दुर्बलता आ जाती है और उसके कारण उसको फिर पक्षाघात हो सकता है। डलकामारा के अंदर भी सर्दी लगकर उसको जब उद्भेद या उसके जो स्किन प्रॉब्लम है वो बैठ जाती है, उसके कारण अगर बीमारी पैदा हो, निम्न अंगों के अंदर उसको ये प्रॉब्लम हो, जीभ का पक्षाघात इसके अंदर हो सकता है, हाथ का पक्षाघात हो सकता है, हाथ उसके बर्फ़ की तरह ठंडे मालूम हो सकते हैं। हिपरसल्फ के अंदर भी अगर वो पारा सेवन करता है या पारद की धातु के कारण उसको पैरालिसिस होता है तो ये लाभदायक होती है। इग्निशिया के अंदर अगर उसको हिस्टेरिक या मृगी के दौरे पड़ते हों तो ये लाभदायक होती है। किसी बीमार व्यक्ति की अगर कोई रात रात भर जाग कर अगर उसकी सेवा करता है, उसके कारण भी अगर ये प्रॉब्लम हो तो इग्निशिया इसमें भी लाभदायक होती है। कालीफॉस के अंदर हिस्टीरिया के बाद में या उसकी जो स्नायु दुर्बलता है उसके कारण अगर बीमारी पैदा हो तो फिर लाभदायक होती है। नेट्रम म्यूर के अंदर उसके जो निम्न अंग हैं उसके अंदर पक्षाघात हो जाता है, सवीराम ज्वर इसके अंदर रहता है, डिप्थीरिया के बाद में भी उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसका शुक्र क्षय है इसके अंदर हो सकता है, तो नेट्रम म्यूर लाभदायक होगी। ओपियम के अंदर शराबी या जो वृद्ध बुजुर्ग लोग हैं उनकी अगर ये बीमारी हो, पखाना पेशाब उसका बंद हो गया हो तो ये लाभदायक होती है। ऑक्जेलिक एसिड के अंदर जब उसके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इन्फ्लामेशन होता है उसके कारण उसके जो अंग प्रत्यंग है वो कड़े हो जाते हैं, बीच बीच में रोगी को ऐसा मालूम होता है कि जैसे उसका दम घुट रहा हो। साइलेशिया के अंदर उसके बाएं हाथ का पक्षाघात होता है, उंगलियां उसकी सुन्न हो सकती हैं। पैर के अंदर भी पक्षाघात हो सकता है, रोग के जो उपसर्ग हैं सुबह के समय में बढ़ जाते हैं, माथा इसके अंदर भारी हो सकता है, कान के भीतर आवाज़ भी आ सकती है। सल्फ़र के अंदर कोई भी उद्वेग है, इरप्शन है, स्किन की प्रॉब्लम है, वो अगर ऑइंटमेंट्स या एलोपैथी दवाइयों से दब जाए उसके बाद में फिर अगर रोग की उत्पत्ति हो तो फिर और किसी भी दवा से अगर लाभ ना हो तो सल्फ़र का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ऑन करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको मिस ना हो। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपको कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर या उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिले हैं अगले वीडियो के अंदर किसी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें,